हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम म्यूचुअल फंड सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप इन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आजकल हम बहुत सुनते हैं टीवी में, वीडियो कैंपेनिंग में, एड कैंपेनिंग में कि म्यूचुअल फंड सही है, सही है। वास्तव में क्या वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है? इसके लिए हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड की लिमिटेशंस क्या है, क्या उनकी कमियां हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है या फिर कुछ सेलिब्रिटी को लाकर ही ये प्रूव किया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है। एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले टैक्स एग्जेम्पशंस। देखिए, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। किस तरीके की टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है? देखिए दोस्तों, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसमें म्यूचुअल फंड्स की एक स्कीम होती है जिसे कहते हैं ELSS, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। आप इस स्कीम के बारे में ज्यादा डिटेल देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ऊपर जो लिंक आ रहा है उस पर भी क्लिक करके आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो ELSS जो फंड्स होता है उसके अंदर अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बेनिफिट मिलता है अंडर द सेक्शन 80C, यानी कि अंडर सेक्शन 80C के अंदर वो ELSS फंड में इन्वेस्ट करके 1,50,000 तक वो टैक्स एग्जेम्पशन गेट कर सकता है अंडर द सेक्शन 80C। तो यानी कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर वो ELSS फंड में लगाता है तो इस फंड्स में लगाकर वो अपना टैक्स जो है आसानी से बचा सकता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है दैट इज द रिड्यूस रिस्क ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है AMC जो है वो इस पैसे को जो है डिफरेंट सेक्टर्स, यानी कि जो मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, यानी कि चाहे वो फार्मा सेक्टर हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया या FMCG सेक्टर हो गया, यानी कि डिफरेंट जो सेक्टर्स वैल्यू हैं उन सभी सेक्टर्स के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क काफी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और ना केवल वो डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं बल्कि एक ही सेक्टर की भी डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है। इससे उसको जो उसके ऊपर रिस्क का जो प्रेशर होता है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर स्मॉल इन्वेस्टर चाहे कि वो खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट करे और वो अपने रिस्क को जो है डाइवर्सिफाई कर पाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट करने का। उस लिमिटेड अमाउंट से स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई मैनेज कर पाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप बहुत ही कम अमाउंट से, यानी कि अब आप देखिए जो म्यूचुअल फंड की एक वन ऑफ द फेमस स्कीम है जिसे निफ्टी 20 कहते हैं, जो कि एक ETF फंड है। अगर आप इस ETF फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उस ETF फंड में आप एक ओनली जो निपॉन इंडिया की जो निफ्टी 20 स्कीम है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप केवल 190 रुपये के आसपास ये स्कीम का ETF की वैल्यू चल रही है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 190 रुपये, तो 190 रुपये में आप पूरा का पूरा जो निफ्टी है कि निफ्टी की जो 50 टॉप कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ 190 रुपये से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है वो आती है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए, बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो बड़ा बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि जो आपका पैसा है वो एक्सपर्ट पर्सन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिन्होंने बहुत अच्छी एक तरीके से नॉलेज ले रखी है, बहुत एजुकेशन इस फील्ड में उन्होंने गेट की है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक्सपर्ट पर्सन्स के हाथ में है, प्रोफेशनल पर्सन्स के हाथ में है। तो वो इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो इस पे रिसर्च करते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स देखते हैं, हर कंपनी के फंडामेंटल रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, उनके टेक्निकल चार्ट्स को चेक करते हैं, फिर सोचते हैं कि आपका पैसा जो है किन कंपनीज में लगाना है। और अगर मान लीजिए समय के साथ साथ कंपनी की जो एक तरीके से जो उनका जो प्रोफाइल है वो भी चेंज होता रहता है, क्योंकि कंपनी जो जरूरी नहीं कि जो कंपनी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वो हमेशा ही परमानेंट अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। तो इसलिए जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं या जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं, ये टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को भी चेक करते रहते हैं कि कोई जो कंपनी है अगर उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, उसमें रिस्क बढ़ रहा है,
उसमें लॉसेस के चांस है, तो वहां से वो पैसा निकाल लेते हैं और उन बिजनेस साइकिल में डालते हैं, उन नए बिजनेसेस में डालते हैं, उन नई कंपनीज में डालते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि हाँ इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखिए म्यूचुअल फंड जो है बड़े लार्ज स्केल पे आप काम करता है, क्योंकि वो एक बंदे के पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हजारों लाखों लोगों के पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। ये तो आप नॉर्मल सी भी बात समझते हैं कि कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो बहुत लार्ज स्केल पे की जाएगी तो उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम आएगी, क्योंकि लार्ज स्केल पे क्वांटिटी को बाय किया जाएगा, लार्ज स्केल पे क्वांटिटी को सेल किया जाएगा। अब एक आम आदमी जो है अगर वो ब्रोकर के साथ ब्रोकरेज के ऊपर या अदर चार्जेस के ऊपर नेगोशिएशन करे वो नहीं कर सकता, लेकिन एक लार्ज स्केल पे जो म्यूचुअल फंड जो चला रहा है उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जो भी जो कैपिटल मार्केट के मिडिल मैन है उनसे नेगोशिएशन करना ईजी हो जाता है। तो इसलिए जो एक स्मॉल इन्वेस्टर है उसको लार्ज स्केल पे जो इकोनॉमी के जो फायदे मिलते हैं उसका भी बेनिफिट जो है एक स्मॉल इन्वेस्टर को मिल रहा है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज मोर अर्निंग ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स। देखिए मोर अर्निंग कैसे होती है इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमने पहले प्रीवियस बेनिफिट डिस्कस किए, जस्ट लाइक टैक्स में बेनिफिट मिलता है, एक रिड्यूस रिस्क हो जाता है क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारी सिक्योरिटीज के अंदर जो है उसका पैसा इन्वेस्ट है और उसके पैसे को मैनेज कौन कर रहा है, एक्सपर्ट पर्सन मैनेज कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कम आती है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि एक स्मॉल इन्वेस्टर जो है काफी ज्यादा अर्निंग गेट कर पाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल अर्निंग के। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि एक स्मॉल इन्वेस्टर खुद इतनी अर्निंग शायद आसानी से ना गेट कर पाए जितना कि वो एक म्यूचुअल फंड के द्वारा गेट कर सकता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू म्यूचुअल फंड्स। देखिए आजकल बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ के अंदर जो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो आईपीओ जो सब्सक्राइब होते हैं वो कई गुना होते हैं, कि मैनी टाइम्स जो है ओवर सब्सक्राइब होते हैं, और जिसमें ज्यादातर देखा है जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उस बेचारे को कभी शेयर मिलता ही नहीं। अब जो या तो जो कंपनी है वो बहुत अच्छी होगी, अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो उसका आईपीओ भी कई गुना जाएगा। अब ऐसे कई गुना आईपीओ, जैसे कई कंपनी के तो आईपीओ 250 गुना गए हैं, 200 गुना गए हैं, 150 गुना गए हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को शायद ही कोई शेयर मिल पाए। लेकिन जो एक म्यूचुअल फंड है उसको बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है अंडर द डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के अंदर वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसको बेनिफिट ये होता है कि इन म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को कोई भी कंपनी जो आईपीओ ला रही है वो एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देती है। यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब है कि उनको तो ये शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और जिसकी वजह से जो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है, यानी कि एक तरीके से उन्हें फर्म अलॉटमेंट मिल रहा है कि यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है क्योंकि उनको अलॉटमेंट मिलेगा, और उस कंपनी का जो भी बढ़िया प्राइस पे लिस्ट होता है और आगे टाइम में वो कंपनी बहुत ग्रोथ करती है तो उसका बेनिफिट जो है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले पर्सन को भी मिलता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है वो एडवांटेज आती है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यूज। अब ये जो एडवांटेज है ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बल्कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसी कंपनी जो न्यू इशू ला रही है, न्यू आईपीओ ला रही है, अब जो आईपीओ ला रही है उसको अगर मान लीजिए वो रिटेल इन्वेस्टर को शेयर बेचती है या मार्केट में शेयर इशू लाती है तो उसे बहुत सारे खर्चे बियर करने पड़ते हैं। अब क्योंकि अगर वो कुछ लिमिटेड इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स दे रही है, खासकर म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह को, तो उससे जो उसकी जो इशू की जो कॉस्ट है वो काफी कम आएगी। तो इनकी जो कंपनी है उनको पैसा रेज करना कंपेरेटिवली चीपर हो जाता है, उनको भी कम से कम खर्चे बियर करने पड़ते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट है उन कंपनीज के लिए भी एज वेल एज हमारी कैपिटल मार्केट के लिए भी। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है। किस तरीके की लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है? देखिए इस तरीके की लिक्विडिटी प्रोवाइड है कि इन्वेस्टर्स के पास ये छूट है, जब वो चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि खासकर जो ओपन एंडेड स्कीम्स है, ओपन एंडेड स्कीम्स में इन्वेस्टर जब मर्जी है एंट्री कर सकता है, जब मर्जी है एग्जिट कर सकता है, तो उसको बहुत बड़ी एक तरीके से लिक्विडिटी मिलती है। वो उसका जो पैसा है, अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में ना लगाकर मान लीजिए रियल एस्टेट में लगाता है या गोल्ड में लगाता है, वहां इतनी लिक्विडिटी नहीं है, उसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं उसमें इन्वेस्टर एक तरीके से नियर टू कैश में है, जब मर्जी है वो उसको कन्वर्ट कर सकता है कैश में। नेक्स्ट एडवांटेज आती है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को। किस किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? जैसे अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं, जैसे कुछ स्कीम्स होती हैं जिसे ग्रोथ फंड कहते हैं। ग्रोथ फंड में क्या होता है कि जो भी अर्निंग हो रही है उस म्यूचुअल फंड्स के अंदर, यानी कि जो पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो भी इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है,
वो उस इनकम को क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि ग्रोथ के ऊपर भी ग्रोथ मिलती है। तो उस तरीके के ग्रोथ फंड होते हैं, वो इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होते हैं, जिन इन्वेस्टर को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, उनके लिए जो म्यूचुअल फंड है वो डिविडेंड स्कीम लाते हैं, जिनमें टाइम टू टाइम डिविडेंड प्रोवाइड होता रहता है। तीसरे इस तरीके के होते हैं कि जिसमें एक जो डेट फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, यानी कि आपका जो पैसा है वो पैसे को डेट फंड में लगाते हैं, जो बहुत ही सेफर होते हैं, चाहे रिटर्न कंपेरेटिवली कम मिले। कुछ म्यूचुअल फंड इस तरह की भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक स्कीम से आप दूसरी स्कीम में आसानी से स्विच कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, वो भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी म्यूचुअल फंड आज के टाइम में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, बहुत तरह की एक तरीके से नई नई वेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर 10 जो आता है, दैट इज चैनलाइजिंग सेविंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखिए, जो एक स्मॉल इन्वेस्टर है उसके पास बहुत स्मॉल सेविंग्स है। अब ये सेविंग्स वैसे देखा जाए तो आइडल पड़ी रहती है, बेकार पड़ी रहती है, क्योंकि उस सेविंग्स, मान लीजिए किसी के पास 5,000 रुपए है या 10,000 रुपए है, 15,000 रुपए है, अब वो 15,000 से कोई बिजनेस तो स्टार्ट कर नहीं सकता, उस पैसे को बहुत जगह तो कहीं लगा नहीं सकता। लेकिन जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो स्मॉल इन्वेस्टर से इन स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करती है और ये प्रोवाइड करती है उन ट्रेड और इंडस्ट्री को, कंपनीज को, जिन्हें इन पैसों की नीड्स है। यानी कि एक तरीके से जो फंड आइडल पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, उनको यहां से शिफ्ट करने में हेल्प करता है म्यूचुअल फंड। जहां पर प्रोडक्टिविटी है, जहां पर उसकी नीड है, उसका बेनिफिट ये होता है कि जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ मिलती है, जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है उनको ग्रोथ मिलती है, क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा पैसों की नीड्स होती है और वो जो पैसे हैं उन्हें आसानी से जो है म्यूचुअल फंड कंपनी अवेलेबल कराती है। एक और एडवांटेज आती है, दैट इज स्टेबलाइजिंग ऑफ कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को स्टेबलाइज करने में। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड नहीं हो तो क्या होगा, कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ लिमिटेड पर्सन होंगे और उनके पास जो है ज्यादा कंट्रोल होगा, क्योंकि लिक्विडिटी कम होगी, ट्रेड कम होंगे। अब वो जो कुछ स्पेकुलेटर्स हैं वो इस मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, अपनी मर्जी से स्टॉक मार्केट को बढ़ाएंगे, अपनी मर्जी से स्टॉक मार्केट को घटाएंगे, जिससे कि एक आम इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, अपने आप को DIIs के रूप में अपने आप को एक तरीके से रजिस्टर्ड करवाती हैं, तो ये अपने इस पैसे को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करके कैपिटल मार्केट को स्टेबलाइज करती हैं। जब किसी वजह से कैपिटल मार्केट जो है गिरने लग जाती है, तो ये DIIs जो है वो स्मॉल प्राइसेस पे, कम प्राइसेस पे जो शेयर्स हैं उनको बाय करना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज होने लगती है। और जब शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से स्पेकुलेशन बढ़ जाती है, तब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये शेयर्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो मनी मार्केट है, क्योंकि मनी मार्केट में बहुत ही कम प्लेयर होते हैं, अब उसमें भी जो है उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आ जा सकते हैं। जैसे कॉल मनी के रेट्स बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर या अदर के प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी मनी मार्केट को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स के। लेकिन देखिए, किसी भी चीज के अगर फायदे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक स्टिक है जिसे घुमाएंगे जिससे इन्वेस्टर को बहुत जबरदस्त रिटर्न आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक मार्केट में लगाता है, कैपिटल मार्केट में लगाता है। इसलिए अभी आप कभी टीवी में कोई ऐड देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की ऐड के नीचे एक वार्निंग लाइन आती है। वो क्या आती है, एक अलर्टनेस आती है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के साथ रिस्क जो है जुड़ा हुआ है। कई बार म्यूचुअल फंड भी जो है वो फेल हो जाते हैं, वो भी जो है इन्वेस्टर को बहुत बड़ा एक तरीके से लॉस प्रोवाइड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ये कोई गारंटी नहीं है कि इन्वेस्टर को फायदा ही होगा। क्योंकि वन ऑफ द फेमस म्यूचुअल फंड हमारा जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसने भी अपना जो UTI की स्कीम्स लाए थे और वो UTI की स्कीम जो है बहुत फेल हुई थी, जिससे इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा लॉस हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, लॉस नहीं है, बिल्कुल होती है। तो क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या लॉस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जिसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है और ये सारी कंपनीज पर एक साथ है। अब कई बार क्या होता है कि कई रीजन से जो है मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती है, किसी वजह से, जस्ट लाइक जो फॉरेनर्स हैं वो मार्केट में शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, या फिर
टेररिज्म का कोई अटैक आ जाता है या फिर कोई डिफ्लेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो शेयर मार्केट है वो क्रैश होने शुरू कर देती है। जब शेयर मार्केट क्रैश शुरू होना शुरू कर देती है तो सारी कंपनी के जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे गिरने लग जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड्स की जो NAV है, यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू है, वो भी गिरने लग जाती है। और ये जो है किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है इन रिस्क को कंट्रोल करना, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो नेचुरल बात है जो म्यूचुअल फंड्स की प्राइसेस हैं, जो शेयर्स की प्राइसेस हैं, वो भी गिरेंगे, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स की NAV है, नेट एसेट्स वैल्यू है, वो भी गिरेगी। सेकंड जो रिस्क आता है दैट इज बिजनेस रिस्क। देखिए हर एक बिजनेस सेक्टर के साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ बहुत सारी कई बार वो इंडस्ट्रीज फेल हो जाती हैं। क्यों वो फेल हो जाती हैं? क्योंकि देखिए बिजनेस के जो सर्कमस्टेंसेज हैं, बिजनेस के जो एटमॉस्फेयर है वो कई बार चेंज हो जाता है। अब जस्ट लाइक बहुत जगह जो है प्लास्टिक पे बैन लगाने लग गए हैं, पॉली बैग पे बैन लगाने लगे हैं, तो जो बिजनेस प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं, पॉली बैग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क आ गया है। इसी तरीके से जो है जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो क्रैकर से जुड़ी हुई हैं, उन पर पोल्यूशन की वजह से बहुत जगह बैन लगने लगा है। तो ऐसे कई तरह के जो बिजनेस होते हैं जिन पे कई बार सर्कमस्टेंसेस चेंज होने से उनके ऊपर रिस्क आ जाता है, और कई बार जो बिजनेस को चलाने वाली जो उनकी जो मैनेजमेंट है उनका जो है व्यू है वो अच्छा नहीं होता, वो बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं। और ना केवल फेल हो जाते हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी लॉस क्रिएट करते हैं, और कई बार तो उनको बंद करने की नौबत भी आ जाती है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसके लिए इन सारे रिस्क को कंट्रोल करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये रिस्क कंट्रोल से बाहर है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर बिजनेस के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है तो वो रिस्क म्यूचुअल फंड के साथ भी जुड़ा हुआ है। तीसरा जो रिस्क आता है दैट इज पॉलिटिकल रिस्क। देखिए हर एक कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अलग अलग व्यू रखती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है, तो इन पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नई नई गवर्नमेंट्स आती हैं, उनकी अपनी अपनी फिलोसफी होती है। अब किसी की जो फिलोसफी होती है वो ट्रेड इंडस्ट्री के लिए वो होती है ग्लोबलाइजेशन की, इनकी वो बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। दूसरे की हो सकती है प्रोटेक्ट की करने की, यानी कि अपने बिजनेस को जो है ग्लोबल से बचा के रखना है, उससे हटा के रखना है। एक की पॉलिसी हो सकती है नेशनलाइजेशन की, यानी कि अपनी जितनी ज्यादा कंपनियां हो वो सरकारी हो। दूसरे की हो सकती है डिसइन्वेस्टमेंट की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो है वो प्राइवेटाइजेशन में आए। तो यानी कि हर गवर्नमेंट जो आती है वो अपनी एक फिलोसफी को साथ लेके आती है। अब ये जो फिलोसफी है ये किसी भी फंड मैनेजर के पास कंट्रोल नहीं है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज करके, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर आएगा ही आएगा। तो ये भी जो रिस्क है इसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिस्क आता है दैट इज रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये एक ऐसा रिस्क है जो फंड मैनेजर के साथ जुड़ा हुआ है, कि कहीं ना कहीं फंड मैनेजर भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, गॉड तो नहीं है। वो भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त गलती कर सकता है। हो सकता है कि गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, किसी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे और वो कंपनी फेल हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर वो रॉन्ग डिसीजन लेता है, मान लीजिए उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी जो स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को भी होगा, उन सारे इन्वेस्टर्स को होगा। तो ये कुछ एक रिस्क है जो म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो लास्ट में हम कंक्लूजन वे में क्या कहें कि वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। देखिए म्यूचुअल फंड सही भी है। सही कैसे है? देखिए कोई भी चीज है जिसमें रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी नहीं है। अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो कम रिस्क है तो रिटर्न भी कम है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कंपेरेटिवली ज्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी ज्यादा है। अगर शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम कंक्लूजन वे में ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, राइट स्कीम को चूज करते हैं, राइट फंड मैनेजर को चूज करते हैं, तो नेचुरली बात है आपका जो रिस्क है वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है। एक स्मॉल इन्वेस्टर जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हाँ, वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।